चलिए तो 1993 का पेपर शुरू करते हैं। ठीक है, हमारे दो पेपर हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रोज लाइट टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इनमें से कौन सा पॉइंट है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर लाइट डालता है, मतलब बताता है हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। पहला ऑप्शन इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन तो हम अभी पढ़ ही नहीं पाए वहां के। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, हाँ आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन है। स्टाम्प्स रिटन ऑन द यूटेंसिल्स, हमने कहाँ पढ़ पाए, नहीं पढ़ पाए। रिलीजियस बुक्स भी नहीं पढ़ पाए, तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड ऑफ द आर्यंस इन द एंशिएंट पीरियड। अब आर्यंस जो थे वो क्या मेन काम किया करते थे, तो आर्यंस जो थे वो फार्मिंग किया करते थे सबसे ज्यादा, तो इसलिए आर्यंस का आंसर क्या हो जाएगा, फार्मिंग। आर्यंस का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या था, फार्मिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि ऋग्वैदिक पीरियड में पीपल मोस्टली बिलीव्ड इन, ऋग्वैदिक पीरियड में लोग जो है क्या किस चीज पे विश्वास रखते थे, तो आप जानते होंगे लोग जो है विश्वास रखते थे हवन कुंड और इन सब सारी पूजाओं पर, रिचुअलिस्टिक, तो ऑब्लेशन एंड रिचुअलिस्टिक पे विश्वास रखते थे ऋग्वैदिक पीरियड में लोग बाग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि बेसिक थीम ऑफ जैन रिलीजन, जैन रिलीजन की बेसिक थीम क्या है, तो जैन रिलीजन हमसे नॉन वायलेंस की बातें करता है कि नॉन वायलेंस के साथ हमें रहना है, हमें वायलेंस को फॉलो नहीं करना। अगर मैं जैन रिलीजन की बात करता हूँ तो इसकी मेन रिलीजियस प्रोमिसेस ऑफ द जैन धर्म आर नॉन वायलेंस, नॉन अटैचमेंट, किसी चीज से अटैच नहीं होना, कि हमेशा उसी से जुड़े रहें। डेव्यूट, जैन टेक 5 मेन वॉज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बताने की कोशिश करी है। जैन धर्म में जो है 5 मेन बातें हैं। पहला अहिंसा, जिसको नॉन वायलेंस हम बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरा सत्य, जिसको ट्रुथ बोलते हैं। तीसरा चोरी नहीं करनी, असत्य। ठीक है, सेक्सुअल कंटिनेंस नहीं करना, मतलब ब्रह्मचार्य। ये ब्रह्मचार्य वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इस पॉइंट को ऐड किया था लॉर्ड महावीर ने। ठीक है, तो लॉर्ड महावीर ने ऐड किया था इस पॉइंट को, लॉर्ड महावीर ने। आप जानते हैं 24 तीर्थंकार थे, जिनमें से 24वें जो तीर्थंकार थे, आखिरी तीर्थंकार लॉर्ड महावीर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि विच हैड गिवन हिज फर्स्ट प्रीचिंग इन द सारनाथ, सबसे पहले सारनाथ में अपनी प्रीचिंग किसने दी थी, ऑब्वियस सी बात है गौतम बुद्ध ने दी थी। और उस प्रीचिंग को हम क्या बोलते हैं, धर्मचक्र परिवर्तन, धर्मचक्र परिवर्तन बोलते हैं सारनाथ की इस प्रीचिंग को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तीर्थंकार इज एसोसिएटेड विद, जो तीर्थंकार से मैंने बताया 24 तीर्थंकार से, ठीक है, जैन धर्म में, तो किससे संबंधित है तीर्थंकार, तो तीर्थंकार संबंधित है जैन धर्म से संबंधित है। इसके सबसे पहले जो तीर्थंकार थे, फर्स्ट तीर्थंकार कौन थे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सबसे पहले तीर्थंकार को हम क्या बोलते हैं, उनका क्या नाम था। और 24वें तीर्थंकार हर कोई जानता है, ये थे हमारे लॉर्ड महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है हु एस्टैब्लिश्ड स्टेट रिलीजन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिप्लेक्स, जो है किसने जो है स्टेट को, मतलब राज्य के धर्म को 3 चीजों के ऊपर स्थापित किया था। पहली चीज थी टॉलरेंस, दूसरी चीज थी जेनोसिटी, और तीसरी चीज थी मर्सी, मतलब कंपैशन। तो ये वर्ड जब भी आ जाए, कंपैशन, मर्सी, टॉलरेंस, तो अशोका ने जो है धम्म का रास्ता चुना था, अशोका ने धम्म का रास्ता चुना था। तो अशोका का ही इसका आंसर होगा, नाम क्या है, अशोका। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, आफ्टर मौर्यास, मौर्यंस के बाद द मोस्ट पावरफुल स्टेट ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया का सबसे पावरफुल स्टेट कौन हुआ, तो मौर्यंस के बाद आए थे सतवाहनास। ठीक है, तो आफ्टर मौर्यंस द मोस्ट पावरफुल स्टेट इन इंडिया वाज सतवाहना, सतवाहना सबसे मोस्ट पावरफुल स्टेट उभरा। द सतवाहना रूल इज बिलीव टू एग्जिस्ट बिटवीन फर्स्ट सेंचुरी बीसीई, मतलब फर्स्ट सेंचुरी बीसीई से इनका शासन चल रहा था, लगभग थर्ड सेंचुरी बीसीई तक चला। देवर रेफर्ड एज द, इनको आंध्राज भी बोला जाता है, पुराण में इनको आंध्राज बोला गया, सतवाहनास को पुराण में आंध्राज बोला गया। यूपीएससी ने एक बार एक क्वेश्चन पूछा था। और सिमुक इज द फाउंडर ऑफ द सतवाहना डायनेस्टी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि सतवाहना डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो सिमुक जो थे वो फाउंडर थे सतवाहना डायनेस्टी के। सतवाहना डायनेस्टी जो है मेनली कंप्राइज थी हमारी मॉडर्न डे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र वाले रीजन में, ये हमारी जो है स्टेब्लिश थी डायनेस्टी। अगला क्वेश्चन है अजंता और इलोरा केव जो है कहां पर है, तो अजंता और इलोरा केव मध्य प्रदेश में। पर एक बात याद रखिएगा, अजंता और इलोरा केव, दीज बुद्धिस्ट एंड जैन केव्स आर ओरिएंटली कार्व्ड, तो याद रखिएगा ये बुद्धिस्ट केव्स भी हैं और जैन केव्स भी, दोनों धर्मों के लिए हैं। और लगभग ये 107 किलोमीटर है औरंगाबाद से महाराष्ट्र में। एंड आर द रॉक कट केव्स ऑफ अजंता नेस्टल्ड इन अ पेनोरामिक जॉर्ज इन द फॉर्म ऑफ गैंगेटिक हॉर्सशू, मतलब हॉर्सशू जो होता है उसकी शेप में है ये, बेसिकली हॉर्सशू की शेप में ये इस तरीके से हमारी देखने को मिलेंगी। किसने बनवाई थी ये अजंता और इलोरा केव्स, तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के राजाओं ने बनवाई थी, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के राजाओं ने। तो याद रखिएगा अजंता इलोरा केव किसने बनवाई थी, तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के राजाओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, पिछली साल भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था, हर्षा की कैपिटल क्या थी, तो कन्नौज जो थी वो हर्ष की कैपिटल थी, कन्नौज।
अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी हैड बीन मोस्ट अफेक्टेड ड्यू टू द अटैक ऑफ हुन्स। तो हुन्स ने जब हमला किया था, जब हुन्स ने हमला किया था तो उस समय किस डायनेस्टी को खत्म कर दिया था उन्होंने लगभग पूरी तरीके से? तो गुप्ता डायनेस्टी थी जिसको पूरी तरीके से खत्म किया था हुन्स ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, तो गुप्ता डायनेस्टी हैड बीन मोस्ट अफेक्टेड ड्यू टू द अटैक ऑफ हुन्स। गुप्ता एम्पायर वाज डिस्टेबलाइज्ड, पूरी तरीके से डिस्टेबलाइज हो गया था हुन्स के अटैक की वजह से। स्कंदगुप्त के रीजन में द इन्वेजन ऑफ द हुन्स वाज सक्सेसफुली फेस्ड बाय द स्कंदगुप्त। मतलब स्कंदगुप्त ने जब हमला किया था हुन्स ने स्कंदगुप्त के समय पर, तो स्कंदगुप्त ने पूरी तरीके से इनका सामना किया और हुन्स को वापस भगा दिया। पर बाद में हुन्स ने जो है अटैक किया, जिसमें लीडर जो था वो तोरामन और मिहिर कुल था। तो याद रखिएगा ये हुन्स दो बहुत महान राजा हुए हुन्स डायनेस्टी के। एक तो तोरामन, ठीक है, तोरमन भी इसको हम कह सकते हैं, तोरमन, और एक थे मिहिर कुल। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तोरमन और मिहिर कुल ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? ही बिलोंग्स टू हुन्स। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वाज फेमस। इनमें से कौन सी डायनेस्टी फेमस है फॉर द सेलर्स। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी क्वेश्चन सेलर से संबंधित आए, जब भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है समुद्र के बारे में, सी के बारे में, तो आंसर क्या होगा? पक्का चोला आंसर होगा। तो याद रखिएगा, सेलर्स मतलब समुद्र के महान लोग कहाँ हुए, किस डायनेस्टी में हुए? तो चोला डायनेस्टी में। सूर्य टेम्पल वॉल ऑफ कोणार्क वॉज बिल्ड बाय, सूर्य टेम्पल, सन टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल, ठीक है, कोणार्क का सन टेम्पल किसने बनवाया था? तो नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था। ये ईस्ट गंगा डायनेस्टी के राजा थे। ही वॉज द किंग ऑफ ईस्ट गंगा डायनेस्टी। ठीक है, ये जो थे वो राजा थे किसके? ईस्ट गंगा डायनेस्टी के राजा थे। कौन राजा थे ईस्ट गंगा डायनेस्टी के? नरसिंह देव वर्मन फर्स्ट, ये तो राजा थे ईस्ट गंगा डायनेस्टी के। ठीक है, लगभग ये 8th सेंचुरी से लेकर 15वीं शताब्दी तक ईस्ट गंगा डायनेस्टी ने रूल किया। और यूनेस्को ने, याद रखिएगा, 1994 में, 1983 में यूनेस्को ने पहली बार भारत में साइट्स को डिक्लेयर किया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसमें तुम्हारा रेड फोर्ट भी था, जिसमें आपका फतेहपुर सीकरी, जिसमें आपका ताजमहल, सॉरी, रेड फोर्ट था, ताजमहल था। और ठीक है, इसी तरीके से 1984 में यूनेस्को ने कोणार्क के सन टेम्पल को क्या घोषित किया था? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? खुजराहो के टेम्पल किससे संबंधित है? तो खुजराहो के टेम्पल हिंदुज्म और जैनिज्म दोनों से संबंधित है। खुजराहो के टेम्पल, रट लीजिएगा इसको, कि हिंदुज्म और जैनिज्म, हिंदू रिलीजन और जैन रिलीजन दोनों से संबंधित है ये। और चंदेल डायनेस्टी के राजाओं ने बनवाए थे खुजराहो के टेम्पल, लगभग 950 से लेके 1050 बीसी के आसपास। कुछ मुख्य बातें ऐसे लिखिएगा अपने नोट्स में, खुजराहो टेम्पल, और वहां पे ऐसे करके लिखिएगा हिंदू और जैन दोनों तरह के टेम्पल है ये। किसने बनवाए थे? चंदेल ने बनवाए थे। कब बनवाए थे? 1950 से लेके 1050 के आसपास बनवाए थे। इस तरीके से आप नोट्स बनाते चलेंगे, बहुत फायदा मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमसे? मंगोल इन्वेडर चंगेज खान केम टू द बॉर्डर ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर। तो किस एम्परर के समय जो चंगेज खान था वो भारत में आया था? किस एम्परर के समय? तो वो एम्परर था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के समय रावी नदी के तट तक आ गया था चंगेज खान, एक राजा को पकड़ते पकड़ते। और उस राजा का नाम क्या था जिसके पीछे चंगेज खान पड़ा हुआ था? ठीक है, उस राजा का नाम बेसिकली हम दिया है, ही वाज जलालुद्दीन मकबरनी। ही वाज, नाम क्या था राजा का? ही वाज जलालुद्दीन मंगबरनी था, जो जिसका पीछा करते करते चंगेज खान आया था। पर जलालुद्दीन मंगबरनी को जो है पनाह नहीं दी थी, इल्तुतमिश ने मना कर दिया था, भाई मैं तुमको पनाह नहीं दे सकता। मंगोल के राजाओं से कौन लड़े? चंगेज खान से कौन लड़े? अच्छा, मंगोल कहाँ पे? तो बेसिकली गोबी डेजर्ट, इस बार पूछा था ना क्वेश्चन, गोबी डेजर्ट यूपीपीसीएस ने 2025 में। तो गोबी डेजर्ट वाला रीजन जो है वहीं पर मंगोल है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सिटी ऑफ आगरा। तो आगरा की स्थापना किसने करी थी? तो सिकंदर लोधी ने करी थी आगरा की स्थापना। जहां तुम्हारा ताजमहल है उसकी स्थापना किसने करी? सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना। 1504 में इसने आगरा की स्थापना करी थी। और 1506 में 1506 में आगरा को इसने अपनी कैपिटल बना लिया था। तो याद रखिएगा, आगरा को अपनी कैपिटल कब बनाया था? 1506 में। और इसकी स्थापना कब करी थी? 1504 में। इसके बाद जो इन्वेड हुआ बाबर का पहली बार, तो 1526 में पहली बार बाबर का इन्वेड हुआ और उसने इसे अपने अंडर में कर लिया था। अगला क्वेश्चन, शेरशाह सूरी की कहाँ मृत्यु हुई थी? तो शेरशाह सूरी की मृत्यु जो हुई थी वो कालिंजार फोर्ट में जब वो बॉम्ब लगा रहा था, कालिंजार फोर्ट को हथियाने के लिए गन पाउडर का उसने इस्तेमाल करा। तो हुआ क्या, गलती से गन पाउडर उसका फट गया और उसकी मौत हो गई शेरशाह सूरी की। कहाँ हुई? कालिंजार के फोर्ट में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बैटल ऑफ तालीकोट की लड़ाई कब हुई और कहाँ हुई? तो तालीकोट की लड़ाई जो हुई हमारी
ये ईयर 1565 में 1565 में हुई थी तालीकोट की लड़ाई। तो बैटल ऑफ तालीकोट, जिसको हम बैटल ऑफ राक्षस तांगरी सॉरी, जिसको हम राक्षस तांगड़ी बोलते हैं, ये कब हुई? 1565 एडी में हुई। विजयनगर के राजा और मुस्लिम स्टेट्स कौन कौन से थे वो? अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा। तो तीन आप जानते हैं, जैसे इस तरीके से आप इंडिया का अगर मैप बनाएं तो ये कर्नाटका वाला जो रीजन है यहाँ पर था पहले विजयनगर एम्पायर। ठीक है, विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर से लड़े थे तीन राजा, वो थे अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा के राजा। अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा। एबीजी करके याद रखिएगा, एबीजी 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 तो याद रहता है ना बचपन से, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, तो एबीजी करके याद रखिएगा। अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा के राजा लड़े किससे? विजयनगर से लड़े थे। इसे क्या बोलते हैं? राक्षस तांगड़ी की लड़ाई, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ तालीकोट भी बोलते हैं, 1565 में हुई थी। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? वर्शिप भक्ति कल्चर हैड इट्स रीबर्थ, भक्ति कल्चर की शुरुआत दोबारा से कब हुई? तो भक्ति कल्चर की शुरुआत दोबारा से नॉर्थ इंडिया में हुई, और कब हुई? 15th और 16th सेंचुरी में हुई, 15वीं और 16वीं शताब्दी में हुई। भक्ति कल्चर की शुरुआत इंडिया में कब हुई? 15वीं और 16वीं शताब्दी में। ठीक है, वैसे भक्ति कल्चर की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो याद रखिएगा साउथ से हुई थी, सदर्न स्टेट, ये केरला से शुरुआत हुई थी, लगभग केरला के या फिर साउथ स्टेट से शुरुआत हुई थी हमारे भक्ति कल्चर की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नादिर शाह अटैक्ड इंडिया ड्यूरिंग द reign ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किस राजा के समय नादिर शाह ने भारत के ऊपर हमला किया था? तो नादिर शाह ने किस राजा के समय भारत के ऊपर हमला किया? तो वो था मोहम्मद शाह रंगीला। जो रंगीला के समय हमला किया था नादिर शाह ने, मोहम्मद शाह रंगीला के समय। और ये पिकॉक थ्रोन, ये सब कुछ लेके जब चला गया था इससे छीन के, उसमें हमारा पिकॉक थ्रोन भी था जिसको अपने साथ ले गया था। मतलब वो गद्दी थी, राजा की गद्दी, जिसको बनवाया था मुगल राजाओं ने, जिसके ऊपर सोना और चांदी और डायमंड मड़ा हुआ था, वो पिकॉक थ्रोन उसको भी अपने साथ लेके चला गया था नादिर शाह। अहमद शाह रंगीला के समय इसने हमला किया, और कब किया इसने? किया 24 फरवरी 1739 में किया था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज बिल्ट बाय अकबर, अकबर ने क्या बनवाया? तो अकबर ने भैया बुलंद दरवाजा बनवाया। अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया। कहाँ बनवाया अकबर ने बुलंद दरवाजा? ये वाला क्वेश्चन इस बार आप अगर टीसीएस का क्वेश्चन उठाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे 2025 में ये वाला क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया, मतलब थोड़ा बस बदलाव किया गया इसमें, कि अकबर ने बुलंद दरवाजा कब बनवाया? तो उसने बनवाया जब उसको जीता था। ठीक है, किसको जीता था? गुजरात को। जब गुजरात को जीता था, तो गुजरात को जीतने की खुशी में उसने बुलंद दरवाजा बनवाया था। इस बार पीसीएस के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि बुलंद दरवाजा उसने क्यों बनवाया, कब बनवाया था? क्या उसका बेटा पैदा हुआ था उस खुशी में बनवाया था? नहीं, बेटा पैदा होने की खुशी में नहीं बनवाया था। गुजरात को जब उसने जीता था, जब उसने यहाँ पे जीत हासिल करी थी, इस खुशी में बनवाया था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सेंट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर, जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में किसको भेजा था? तो उसने भेजा था हमारे हॉकिंस को, कैप्टन हॉकिंस को भेजा था। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी हैड सेंट विलियम हॉकिंस as its ambassador to the court of Mughal Emperor Jahangir. Jahangir had honored the British ambassador William Hawkins with the title of English Khan. तो याद रखिएगा, इंग्लिश खान का टाइटल जहांगीर ने किसको दिया था? तो जहांगीर ने इंग्लिश खान का टाइटल जो दिया था वो किसको दिया था? विलियम हॉकिंस को दिया था। विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने किसका टाइटल दिया था? इंग्लिश खान का दिया था। इसके साथ साथ उसे मनसब भी दिया था, 400 का मनसब दिया था विलियम हॉकिंस को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? कह रहा है कि हु डिफीटेड मराठाओं को तीसरी बैटल ऑफ पानीपत में किसने हराया? तो अफगानियों ने हराया। और किसने हराया था अफगानियों में? अहमद शाह अब्दाली ने इसे हराया था। अब हुई थी लड़ाई है, ये हुई थी 1761 में हुई थी। ठीक है, 1761 में, यहाँ देखो दे रखा है ना, 14 जनवरी 1761 में लड़ाई हुई थी। हमारी कौन सी लड़ाई हुई थी? बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? इन द मेडिवल टाइम में हु वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश द ट्रेड रिलेशन विद इंडिया, भारत के साथ पहली बार ट्रेड रिलेशन किसने स्थापित किए? जो 1498 में पुर्तगीज के वास्को डी गामा जब भारत आए तो तब उन्होंने किया, तो इसका आंसर पुर्तगीज होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा, ये क्रोनोलॉजी तो आपको याद है ना कि पुर्तगीज भारत में पहले आए, फिर उसके बाद डच भारत में आए। ठीक है, डचों के आने के बाद भारत में कौन आया? तो ब्रिटिशर्स आए। इंग्लैंड के आने के बाद भारत में कौन आया? तो फ्रांस वाले आए। तो क्रोनोलॉजी याद रखिएगा।
बहुत कम आती है। तो सबसे पहले कौन आए थे, तो पुर्तगीज सबसे पहले आए थे 1498 में, 1498 में। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान की कैपिटल क्या थी, तो टीपू सुल्तान की कैपिटल वही वही थी जहां टीपू सुल्तान की मौत हुई थी आखिरी लड़ाई लड़ते लड़ते। तो श्रीरंगम, श्रीरंगम, इसको हम श्रीरंगम पट्टनम भी बोलते हैं। और ट्रीटी भी हुई थी श्रीरंगम पट्टनम की 1792 में, 1792 में, हाँ 1792 में श्रीरंगम पट्टनम की ट्रीटी भी हुई थी और वही कैपिटल थी टीपू सुल्तान की। और 1799 में टीपू सुल्तान की यही मौत हो जाती है, यही लड़ते लड़ते टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अपोज द ब्रिटिशर्स मोस्ट इन इंडिया, सबसे ज्यादा ब्रिटिशर्स को किसने अपोज किया, तो इसका आंख बंद करके लगा दीजिएगा, मराठा। मराठाओं ने सबसे ज्यादा अपोज किया ब्रिटिशर्स को भारत में। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 28, हु एस्टैब्लिश्ड सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने करी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने करी। ये गोपाल कृष्ण गोखले वही थे जो पॉलिटिकल गुरु थे महात्मा गांधी के। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कब करी थी, 1905 में। 1905 में क्या कर रहे थे, ये कर रहे थे ऑल इंडिया कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप, ये प्रेसिडेंट बने थे ऑल इंडिया कांग्रेस के 1905 में। उस समय इन्होंने क्या करा था, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि रॉलेट एक्ट कब आया था इनफोर्स में, तो रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। और इसी की वजह से 13 अप्रैल को, इसी एक्ट की वजह से 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। ठीक है, तो 1919 में आया था हमारा रॉलेट एक्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन मेड अ पार्टीशन ऑफ बंगाल, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया 1905 में। ठीक है, सबको पता है 1905 में किया, और हमने पढ़ा भी था कि 1912 में पूरी तरीके से इसको खत्म कर दिया। हालांकि शुरुआत 1911 से करी गई थी कि जो डिवीजन किया था उनको जोड़ने की, पर 1912 में पूरी तरीके से इनको जोड़ दिया गया था। तो क्या कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन मेड अ पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 इन विच ईयर द पार्टीशन कैंसिल, कब कैंसिल हुआ पार्टीशन, तो शुरुआत तो 1911 में हो गई थी पर पूरी तरीके से 12 में हुआ। तो इसलिए आंसर क्या होगा 1911। अगर ऑप्शन में दोनों आते हैं 1911 और 1912 तो आंख बंद करके 1911 लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज अ पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे, तो तुम लोगों को पता है गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ट्विन प्रिंसिपल ऑफ गांधीज राम राज्य, लास्ट ईयर भी वाला क्वेश्चन आया था कि गांधी जी जिस राम राज्य की बात करते हैं उसके क्या ट्विन प्रिंसिपल हैं, तो ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस उसके प्रिंसिपल है, मेन दो प्रिंसिपल ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि लाल कुर्ती दल, लाल कुर्ती दल किससे संबंधित थे, तो लाल रेड शर्ट जिसको हम बोलते हैं, रेड शर्ट जिसको हम बोलते हैं गफ्फार खान, गफ्फार खान ने इसकी स्थापना करी थी, रेड शर्ट्स लाल कुर्ती दल की 1930 में इसकी स्थापना करी थी गफ्फार खान ने। तो लाल कुर्ती दल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अब्दुल गफ्फार खान द मूवमेंट एडवोकेटेड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट एंड जस्टिफाइड देयर एक्शन थ्रू एन इस्लामिक कंटेस्ट। तो इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि ब्रिटिशर्स को भारत से उखाड़ फेंको। इनका मानना क्या था लाल कुर्ती वालों का, ठीक है, कि ब्रिटिशर्स को भारत से उखाड़ फेंको। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जलियांवाला बाग मैसाकर कब हुआ, तो हुआ 13 अप्रैल 1919 को। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1919 में हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट, ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट का प्रेसिडेंट कौन बना, तो ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट कब बनी थी, तो 1919 में बनी थी। और ये क्यों बनी थी, क्योंकि जो जो मुस्लिम थे, जो टर्की में एक राजा था, टर्की का राजा, तो टर्की के राजा को हटाने की बातें चल रही थी और वो खलीफा था, तो इस वजह से उसको बचाने के लिए ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट भारत में शुरू हुआ और जिसके पहले प्रेसिडेंट बने महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि मोतीलाल नेहरू, क्या कह रहा है कि मोतीलाल नेहरू वाज लीडर ऑफ द स्वराज पार्टी। लास्ट ईयर में हमने पढ़ा था पिछली बार वाले क्वेश्चन में कि 1922 में जो है स्थापना हुई स्वराज पार्टी की, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई और जिसके जो मेंबर थे वो जो है कौन कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू, ठीक है, सी आर दास, ये उसके क्या थे, मेंबर थे। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मोतीलाल नेहरू वाज लीडर ऑफ स्वराज पार्टी, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन द स्वराज पार्टी, तो ये सी राज गोपालाचारी ये मेंबर नहीं थे, याद रखिएगा। फिर किस किसने शुरू करी थी, तो मोतीलाल नेहरू ने शुरू करी थी, मोतीलाल नेहरू ने प्लस सी आर दास ने, इन दोनों, ये दो मेन नाम है जिन्होंने शुरू करा था ऑल इंडिया, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, स्वराज, स्वराज मूवमेंट को, स्वराज पार्टी को। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि दांडी मार्च कब शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ। दांडी मार्च की स्थापना जो हुई वो सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए हुई। बाकी हालांकि अगर यहाँ पे नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट की शुरुआत करने के लिए होता तो वही आंसर होता, पर ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए हुई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाहौर सेशन ऑफ ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन, लाहौर सेशन कब हुआ, तो लाहौर सेशन हुआ था
1929 में इसी लाहौर सेशन में बोला था कि हम जो है 26 जनवरी को 1930 में भारत को क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट घोषित करेंगे, जवाहरलाल नेहरू ने। तो 1929। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 हमसे क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज प्रपोज्ड इन गांधी इरविन एग्रीमेंट। तो गांधी इरविन एग्रीमेंट में क्या प्रपोज किया गया था? तो गांधी इरविन एग्रीमेंट में जो प्रपोज किया गया था वो करा गया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद करने के लिए, कि आप इस मूवमेंट को बंद कर दीजिए। ठीक है, तो गांधी इरविन पैक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन पैक्ट हुआ कैसे था? वैसे अगर तो आपको याद हो तो कब हुआ था? तो गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1931 में हुआ था। 1931 के क्या? तो मार्च 1931 में हुआ था गांधी इरविन पैक्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रपोज द गोल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अभी मैंने पीछे बताया कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस का गोल कब पेश किया पहली बार? तो 1929 में किया, लाहौर सेशन में किया। जवाहरलाल नेहरू उसके क्या थे? प्रेसिडेंट थे। पहली वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस, याद रखिएगा, पहली वुमेन प्रेसिडेंट पूछिए, ना कि पहली इंडियन वुमेन। तो पहली वुमेन अगर पूछी जाती है तो एनी बेसेंट होती है, और ये कब बनी थी? तो ये बनी थी 1917 में। ठीक है, ये उसकी प्रेसिडेंट बनी थी ऑल इंडिया कांग्रेस की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? इसका आंसर है एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन फरवरी 1922 गांधी जी वॉज फोर्स्ड टू पोस्टपोन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नहीं था भाई, गलत दिया है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो गांधी जी ने क्यों तोड़ना पड़ा? क्योंकि वायलेंस हो गया था चौरा चोरी में वायलेंस हो गया था, इस वजह से उन्हें बंद करना पड़ा ना, ये सिविल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि लाला लाजपत राय हैड इंजर्ड। लाला लाजपत राय कब इंजर्ड हुए? तो लाठी चार्ज कर रहे थे वो, सॉरी, प्रोटेस्ट जब कर रहे थे वो साइमन कमीशन के खिलाफ, तो उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ, जिसकी वजह से वो क्या हो गए? वो जख्मी हो गए और चोटिल हो गए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 44 ये कह रहा है कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ भारत में? तो आपको पता ही है कि 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे टैंक, सॉरी, ग्वालियर टैंक नाम की जगह, ग्वालियर टैंक की नाम की जगह से शुरुआत हुई किसकी? डू और डाई की। बोले तो क्विट इंडिया मूवमेंट की 1942 में इसकी शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी वाज अडॉप्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीय कांग्रेस ने कौन सी पॉलिसी अपनाई? तो वो थी कि कॉपरेट करो ब्रिटिश गवर्नमेंट का आफ्टर गेटिंग द एश्योरेंस ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। पहले इनसे इस बात को लिखित में ले लो कि आप जो है इस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को खत्म होने का, सेकंड को खत्म होने के बाद हमको इंडिपेंडेंस देंगे, तभी हम आपसे सहमति रखेंगे और आपकी मदद करेंगे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट? बॉर्डर ऑफ मध्य प्रदेश कनेक्ट, देखो ये काट दो, अब ये चेंज हो चुका है, यूजलेस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। टोडा टोडा ट्राइब कहाँ निवास करती है? तो तमिलनाडु में करती है टोडा ट्राइब। इसका आंसर क्या होगा? इन द माउंटेन्स ऑफ नीलगिरी। तो टोडा ट्राइब तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 48 कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इज कैलकुलेटेड हेयर प्लेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो कहाँ से होता है? तो इलाहाबाद के नैनी से। इलाहाबाद के नैनी से 82 डिग्री 30 मिनट पर, 82 डिग्री 30 मिनट पर इलाहाबाद के नैनी से पास हो रही है इंडिया की टाइम मेरिडियन। क्वेश्चन नंबर 49 हमसे कह रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर का जो डिस्प्यूट है वो किस किस के बीच में है? तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सियाचिन ग्लेशियर का डिस्प्यूट है, और वो कौन सी जगह है जहां पर है? वो टर्मिनल पॉइंट है NJ9842। NJ9842। क्वेश्चन नंबर 50 का कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया। तो नागार्जुन सागर जो डैम है ये कौन सी नदी के ऊपर है? तो नागार्जुन सागर डैम जो हमारा वो कृष्णा रिवर के ऊपर है, कृष्णा रिवर के ऊपर। और कौन से स्टेट में है? तो ये हमारा है आंध्र प्रदेश में। तो याद रखिएगा नागार्जुन सागर डैम, वो गाना सुना होगा आपने शेषनाग के फन पर, तो वहां से शेषनाग के फन वाले से हम याद रख सकते हैं कि नागार्जुन सागर बोले तो कृष्ण जी, और कृष्ण जी बोले तो कृष्णा रिवर, और कृष्णा रिवर बोले तो आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 51, द विंटर रेनफॉल अकर्स इन द नदर्न प्लेन्स। जो इंडिया के नदर्न प्लेन्स हैं इंडिया के, ये वाले जो ये नदर्न प्लेन्स हैं, यहाँ विंटर में जो रेन होती है किसकी वजह से होती है? तो वो विंटर डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है, मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की मदद से होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाईएस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। भारत में सबसे ज्यादा वीट कहाँ पर पैदा होती है? तो वो है उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मिल्क होता है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वीट भी प्रोड्यूस होता है। तो याद रखिएगा आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सबसे ज्यादा जिंक प्रोड्यूसिंग किस स्टेट में सबसे ज्यादा जिंक प्रोड्यूस होती है? तो सबसे ज्यादा जिंक प्रोड्यूस होती है राजस्थान में। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को रट लीजिए, मैं आपसे कहूंगा रट मार, इस क्वेश्चन को रट मार बेटा। तो रट मार, क्योंकि राजस्थान इज एंडोड विद द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ जिंक। राजस्थान में जिंक के सबसे ज्यादा रिजर्व है, विच अकाउंट 670.34 मिलियन टन्स, बोले तो 89.44%, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश 22.69। इस तरीके से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्या कह रहे हैं हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? हल्दिया इज इन उड़ीसा, बिल्कुल गलत। पारादीप वेस्ट बंगाल में, बिल्कुल गलत। कांडला गुजरात में, बिल्कुल सही। मोरमेगांव कर्नाटक में, बिल्कुल गलत। मोरमेगांव कहाँ पे? तो ये गोवा में है। पारादीप कहाँ पे? तो पारादीप हमारा आंध्र प्रदेश में। हल्दिया कहाँ पे? तो हल्दिया कर्नाटका, बोले तो वेस्ट बंगाल में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे वर्ल्ड ज्योग्राफी का? ये कह रहा है कि नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ, अर्थ के सबसे करीब कौन सा प्लैनेट है? तो वीनस है, याद रखना। भाई मेरे रिक्वेस्ट है आपसे, आप मार्स मत मार लेना, मार्स आंसर नहीं है, वीनस है, पिछले पेपर में ही बताया वाली बात, वीनस आंसर है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो क्या है? ग्रीनलैंड है। ठीक है, ये ग्रीनलैंड वही है जिसको यूएसए ने हड़पने की कोशिश करी, ग्रीनलैंड। एंड सिचुएटेड इन द आर्कटिक ओशन। न्यू गुनिया इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन विद इन एरिया। ठीक है, इसके बाद हमारा न्यू गुनिया आता है, इसके बाद अलग अलग आइलैंड्स आते हैं हमारे। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि गोबी डेजर्ट इज लोकेटेड इन, देखो ऊपर भी ये वाला क्वेश्चन था। तो गोबी डेजर्ट कहाँ पे? तो मंगोलिया में गोबी डेजर्ट। अगला क्वेश्चन है वेयर इज सवाना ग्रासलैंड लोकेटेड, सवाना ग्रासलैंड कहाँ पे है? तो अफ्रीका में, अफ्रीका में है सवाना ग्रासलैंड। आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 59। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सेंटेंस सही नहीं है? फाकलैंड आइलैंड ग्रुप ऑफ ग्रुप इज इन इंडियन ओशन, ना भैया, ये अटलांटिक ओशन में है, अटलांटिक ओशन में। और इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है फाकलैंड आइलैंड के ऊपर, किस किस के बीच में? तो ब्रिटेन और अर्जेंटीना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 60। हाईएस्ट सिल्वर प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा सिल्वर कहाँ प्रोड्यूस होती है? तो प्रोड्यूस होती है मैक्सिको में। ठीक है, मैक्सिको में सबसे ज्यादा क्या प्रोड्यूस होता है? सिल्वर, सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाकू, बाकू जो है, बाकू अजरबैजान की कैपिटल है, बाकू। ठीक है, ये अजरबैजान की कैपिटल है बाकू। और ये किसके लिए फेमस है? तो बाकू पे क्या है, एक तो पहली बात तो बाकू जो है वो हमारा कैस्पियन सी के बॉर्डर पे है, मतलब यहीं पर है। और यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा है मिनरल ऑयल्स बाकू में, इसलिए बहुत ज्यादा फेमस है। अगला क्वेश्चन है कि हाईएस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसिंग कंट्री, सबसे ज्यादा किस कंट्री में एल्यूमिनियम प्रोड्यूस होता है? एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है हमारे नॉर्थ अमेरिका में। पर ये पहले का क्वेश्चन है, नॉर्थ अमेरिका में हुआ करता था पहले प्रोड्यूस एल्यूमिनियम। आज अगर हम देखते हैं आज कहाँ प्रोड्यूस होता है भैया, तो आज सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है हमारा चाइना में। कहाँ होता है? चाइना में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आज हमारा प्रोड्यूस होता है चाइना में। दूसरे नंबर पे आता है रशिया। हाँ, सबसे ज्यादा है आज के समय चाइना, दूसरे नंबर पे है रशिया, और तीसरे पे है इंडिया, चौथे पे है कनाडा। आगे, विच स्टेट हैड द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, कौन सा स्टेट है जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी थी? तो वो पहले भी था, आज भी है, बिहार है। बिहार के बाद कौन सा स्टेट है भैया? अगर मैं बात करूं बिहार के बाद कौन सा स्टेट है, सबसे ऊपर बिहार है, बिहार है। बिहार के बाद है हमारा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद है केरला, केरला के बाद है यूपी। ये ऑर्डर आप लगा दीजिए, काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 64। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ सिटी इज करेक्ट रिगार्डिंग द पॉपुलेशन, सीक्वेंस है सिटीज का पॉपुलेशन के हिसाब, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है? तो सबसे ज्यादा हमारी पॉपुलेशन है मुंबई में, मुंबई बोले तो बॉम्बे में। बॉम्बे के बाद हमारी सेकंड नंबर है पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो मुंबई में है। मुंबई के बाद जो दूसरे नंबर में पॉपुलेशन है वो हमारी दिल्ली में है।
दिल्ली के बाद तीसरे नंबर पे है कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान पे आ गए अब हम। ये कह रहा है मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड थ्रू। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर कैसे आते हैं, कि भैया एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, नहीं, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर कैसे आए, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर जो आए वो कुछ इलेक्ट होके आए और कुछ नॉमिनेट होके आए। ठीक है, कुछ लोग तो इलेक्ट करे गए एमएलए के द्वारा, और कुछ लोग नॉमिनेट करे गए राजाओं के द्वारा। तो बाय द प्रोविजनल असेंबलीज, तो प्रोविजनल असेंबली बोले तो एमएलएज ने क्या करा, इनको अपॉइंट किया। दूसरा वहां से भी आए थे, किंग ने अपॉइंट जो किया वो दे नहीं रखा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज का भाई हमारे संविधान में तो 42वें संशोधन में, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। ये क्या कह रहा है, द इलेक्टोरल रोल फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ। जो इलेक्टोरल रोल की बात कर रहा है, एक्चुअल में इलेक्टोरल रोल मतलब जो लिस्ट होती है उसमें कौन कौन होता है, वैसे इसको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं। और इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आता है, इलेक्टोरल कॉलेज आप लोग जानते हैं कि इसमें जो है एमएलए और एमपीज आते हैं, एमपी और एमएलए आते हैं, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आते हैं। केवल याद रखना एमएलसी नहीं आते, एमएलसी नहीं आते, एमएलए आते हैं। और एमएलए और एमपी कौन से आते हैं, दोनों ही इलेक्टेड आते हैं। तो इलेक्टेड आते हैं, नॉमिनेटेड नहीं आते। तो नॉमिनेटेड एमपी और एमएलसी नहीं आते। तो इसका आंसर पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर। भैया केवल इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा आते तो हैं पर केवल ये नहीं आते। इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा ये भी आते हैं पर केवल यही नहीं आते। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर हाँ आते हैं पर केवल यही नहीं आते। इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एमएलसी नहीं आते। ठीक है, तो इसलिए ये वाले नहीं आते, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 4। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 1 2 3 हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सर्सन रीजन टाइप बेस्ड क्वेश्चन है कि पॉलिसीज आर मेड बाय मिनिस्टर्स एंड इंप्लीमेंटेड बाय पब्लिक सर्वेंट्स। ऑब्वियस सी बात है, हम मिनिस्टर्स बनाते हैं। मिनिस्टर में कौन बनाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, इन पार्लियामेंट्री सिस्टम द कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स इज एप्लीकेबल। तो देखो जब भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन आए तो एक बात याद रखिएगा कि रीजन जब भी आप पढ़े तो उसके आगे क्योंकि लगा के पढ़िएगा, क्योंकि। ठीक है, क्योंकि लगा के जरूर पढ़िएगा रीजन को। तो क्या कह रहा है कि पॉलिसी जो है वो बनाते हैं मिनिस्टर्स और इंप्लीमेंट करते हैं उन्हें पब्लिक सर्वेंट, क्योंकि आगे बढ़िए, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिस्टम है। हाँ भाई, पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमारे में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिस्टम है, बिल्कुल है। ठीक है, पर इस वजह से नहीं है कि जो है पॉलिसीज जो मिनिस्टर बना रहे हैं और इंप्लीमेंट कर रहे हैं पब्लिक सर्वेंट, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिस्टम दिया गया है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स का सिस्टम तो दिया गया है, पर वो इसकी वजह से नहीं दिया गया जो ये असर्शन लिखा हुआ है। तो दोनों सही तो हैं पर ये उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि द पर्सन हु इज नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई सदस्य, कोई आदमी जो मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का, कैन बी अ कैबिनेट मिनिस्टर। कोई भी आदमी कब तक कैबिनेट मिनिस्टर रह सकता है, तो 6 महीने तक रह सकता है, नॉर्मल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इन द राज्यसभा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स आर गिवन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस। राज्यसभा में स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन किस बेसिस पे दी जाती है, राज्यसभा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर राज्यसभा की बात कर रहा है। ठीक है, चाहे वैसे राज्यसभा की बात करें चाहे लोकसभा की बात करें, दोनों को ही पॉपुलेशन के बेसिस पे ही जो है रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, सीट दी जाती है। इसीलिए अभी जो जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होने वाला था 106 और उसको नहीं होने दिया इसी कारण की वजह से। तो एज पर द पॉपुलेशन रेशियो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इनमें से कौन है राज्यसभा का चेयरमैन। तो राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है राज्यसभा का चेयरमैन। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि सेपरेशन ऑफ स्टैट्यूटरी पावर्स बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंटर। मतलब जो सेंटर और स्टेट्स के बीच में पावर्स का सेपरेशन कौन सा शेड्यूल करता है, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, शेड्यूल 7, शेड्यूल 8। तो आंसर क्या है, शेड्यूल 7। इसमें 3 लिस्ट दे रखी है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है वही सेम क्वेश्चन, सेंटर स्टेट रिलेशन किस शेड्यूल में है, तो सेंटर स्टेट रिलेशन जो है 7th शेड्यूल में।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 74 पे पहुंच गए हम लोग। क्या ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के 8th शेड्यूल में कौन सी भाषा नहीं है। तो याद रखिएगा इंग्लिश नहीं है, बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि हो सकता है इंग्लिश हो 8th शेड्यूल में, तो इंग्लिश नहीं है और राजस्थानी नहीं है। ठीक है, इंग्लिश नहीं है और राजस्थानी, ये दो भाषा नहीं है, मेन भाषा मैं बता रहा हूँ, बाकी तो वैसे बहुत सारी भाषाएं नहीं है। तो गुजराती है, हाँ है भैया, कश्मीरी है, डोंगरी है, राजस्थानी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थानी। अच्छा यहीं से एक बात बताता हूँ आपको, साहित्य अकेडमी अवार्ड्स के बारे में आपने सुना होगा। जो साहित्य अकेडमी अवार्ड्स होते हैं वो 8th शेड्यूल की 22 भाषाओं में दिए जाते हैं, प्लस इंग्लिश और राजस्थानी, ये दो भाषाओं में और दिए जाते हैं। तो वहां से भी आप याद रख सकते हो कि साहित्य अकेडमी अवार्ड 22 प्लस इंग्लिश प्लस राजस्थानी, तो इंग्लिश और राजस्थानी भाषा हमारे 8th शेड्यूल में नहीं दे रखी है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कि द मेन फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन का मेन फंक्शन क्या है। तो फाइनेंस कमीशन का मेन फंक्शन क्या है, पहला ऑप्शन द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, डिस्ट्रीब्यूशन करता है ये किसका, नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्स विच आर टू बी और मे बी डिवाइडेड बिटवीन देम। हाँ, जो टैक्सेस हैं जो डिवाइड होने चाहिए सेंटर और स्टेट के बीच में, उनका डिस्ट्रीब्यूशन फाइनेंस कमीशन करता है। दूसरा कह रहा है फाइनेंशियल कंट्रोल करता है स्टेट्स के ऊपर। तीसरा कह रहा है फाइनेंशियल कंट्रोल करता है सेंटर के ऊपर। नहीं भैया, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, कोई कंट्रोल वंट्रोल नहीं करता है, बस डिस्ट्रीब्यूट करता है। और किस आर्टिकल में दे रखा है फाइनेंस कमीशन, तो आर्टिकल 280 में दे रखा है, और 280 के अंदर ही सारी बातें, क्लॉज 1 क्लॉज 2 क्लॉज 3 इस तरीके से। करंटली जो है आप मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में कि 16th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन है। ठीक है, ऑप्शन में बताइएगा हु इज प्रेजेंटली द चेयरमैन। अगला क्वेश्चन से कह रहा है कि टेन्योर ऑफ द पोस्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो कैग जो है, कैग, तो कैग जो है जिसको दे रखा है आर्टिकल 148, आर्टिकल 148 याद रख लीजिएगा, रट लीजिएगा इसका आर्टिकल कैग का 148, इसमें बताया कि 665 जो कैग है वो 6 साल और 65 मैक्सिमम रह सकता है, या तो 6 या फिर 65, मतलब या तो उसका टेन्योर 6 साल का हो सकता है या फिर उसकी उम्र 65 साल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, द प्लानिंग कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय, प्लानिंग कमीशन किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। तो प्लानिंग कमीशन क्या एक ऑर्डिनेंस से किया था प्रेसिडेंट ने, नहीं। बाय मेकिंग अ लॉ बाय द पार्लियामेंट, कोई लॉ नहीं बना इसके लिए। बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन बाय द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिल्कुल यही है 7, आंसर नंबर सी। इसी तरीके से नीति आयोग का भी यही सेम है, अगर नीति आयोग आता है तो यही हम करेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द मिनिमम पर कैपिटा इनकम, जब भी हमसे मिनिमम पर कैपिटा इनकम पूछा जाए तो उसका आंसर आंख बंद करके क्या लगाना है आपको, बिहार लगाना है। और दूसरे नंबर, पहले नंबर पे मिनिमम पर कैपिटा इनकम में बिहार आता है, और दूसरे नंबर पे कौन आता है, उत्तर प्रदेश, तो ये भी याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है मिनिमम पर। अच्छा वहीं अगर मैक्सिमम पर कैपिटा इनकम आपसे पूछी जाती है कि मैक्सिमम पर कैपिटा इनकम में आप बताएं, तो सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम जो है वो सिक्किम की है, सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम वो सिक्किम की है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आता है वो गोवा आता है। तो ये रट लीजिएगा, सिक्किम की सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम है, गोवा दूसरे नंबर पे आता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इन द डेफिसिट फाइनेंसिंग, जब डेफिसिट फाइनेंसिंग वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती है मार्केट में, द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू इज कवर्ड बाय प्रिंटिंग न्यू नोट्स, तो जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए रेवेन्यू से तो गवर्नमेंट क्या करती है, न्यू नोट्स छापने लग जाती है। ठीक है, इसका मतलब है मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट इफ इट इज अनसक्सेसफुल देन द कंडीशन अराइज इज नोन एज, मतलब सिंपल क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर डेफिसिट फाइनेंसिंग हो जाती है और उस डेफिसिट फाइनेंसिंग को भरने के लिए सरकार क्या करती है, नए नए नोट छाप देती है। जब नए नए नोट छाप रही है पर कुछ ऐसा हो जाए कि वो जो उसने नए नोट छापे वो अनसक्सेसफुल हो जाए, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, करेंसी कॉन्ट्रैक्शन, डिमोनेटाइजेशन, करेंसी डिवैल्यूएशन या करेंसी इन्फ्लेशन। तो करेंसी इन्फ्लेशन बोलते हैं उसको, महंगा हो जाना करेंसी का। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी करेंसी छाप दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 80, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है। तो अगर डायरेक्ट टैक्स पूछता है हमसे तो डायरेक्ट टैक्स का आंसर होता है इनकम टैक्स, और ये सारे जो है ये सब टैक्स अब हट चुके हैं, टैक्स टैक्स एक्सपेंडिचर टैक्स, सेल्स टैक्स। वैसे अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, जीएसटी है। ठीक है, इसके अलावा और भी है कुछ कुछ इनडायरेक्ट टैक्स, पर जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स में कौन सा, इनकम टैक्स है जो अभी चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, वही सेम क्वेश्चन फिर से लिख दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है। तो यहाँ देखा जाए तो सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, और एक्साइज ड्यूटी भी जो है इनडायरेक्ट टैक्स है, तो इसका आंसर सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देकर समझना है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सुपर 301 क्या है। तो ये मुझे नहीं लग रहा कभी पूछा जाएगा, हो सकता है कि उस समय की करंट का कोई सवाल हो कि सुपर 301 क्या है, इसको सीधे सीधे आप रट लीजिए। ये ऑब्स्टिकल है इन द फ्री ट्रेड एंड बैरियर, तो फ्री ट्रेड एंड बैरियर में कुछ हुआ होगा करंट अफेयर उस समय के में, उसको सुपर 301 बोला गया होगा यूएसए के द्वारा। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार आता है और द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन जो बच्चों को आना चाहिए, साइंस।
द इलेक्ट्रिक वायर यूज्ड इन द फ्यूज एज द कैरेक्टरिस्टिक। देखो भाई, जो फ्यूज होता है ना, फ्यूज, उसमें जो इलेक्ट्रिक वायर लगा रहता है, फ्यूज के अंदर ये जो वायर लगा हुआ है, ये इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि जब भी यहाँ से हाई वोल्टेज आए तो ये क्या हो जाए, तुरंत मेल्ट करके पिघल जाए, ये तुरंत मेल्ट कर जाए। और जब मेल्ट करेगा तो मेल्ट करने के लिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। एक सिंपल सी बात है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। और मेल्टिंग पॉइंट लो हो और ये पिघल जाए जल्दी से, वो तभी पॉसिबल है जब इसका रेजिस्टेंस हाई हो। तो फ्यूज वायर की खास बात ये होती है कि उसका रेजिस्टेंस तो हाई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि करंट को रोके जाने से, ठीक है, और करंट को जाने से रोके, और जैसे ही वो रोक रहा हो तो अगर करंट बहुत ज्यादा आ जाए तो वो मेल्ट कर जाए। तो ऐसी कंडीशन होनी चाहिए फ्यूज वायर की। तो मतलब उसका रेजिस्टेंस तो हाई हो पर उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो? लो हो। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? डायनेमो। ये लास्ट ईयर भी देखो क्वेश्चन आया था, डायनेमो, छोटा पैकेट बड़ा धमाल। डायनेमो क्या करता है? कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। रट लीजिए सीधे कि डायनेमो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डायनेमो क्या होता है? जनरेटर यार, जनरेटर से याद रखना, छोटा जनरेटर, छोटू जनरेटर को डायनेमो बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है एज कंपेयर टू द बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर के कंपेरिजन में जो स्टीम वो ज्यादा हमको बर्न देती है, द स्टीम कॉजेज मोर बर्न टू द हैंड। क्यों? स्टीम से जब हम जलते हैं तो ज्यादा जलते हैं वाटर के कंपैरिजन में, क्योंकि उसके अंदर लेटेंट हीट ज्यादा होती है। लेटेंट हीट ज्यादा होती है। किसके अंदर ज्यादा होती है लेटेंट हीट? स्टीम के अंदर। तो स्टीम हैज लेटेंट हीट, हाँ, स्टीम के पास लेटेंट हीट होती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? ये कह रहा है कि थर्मोसेट इज रिलेटेड टू व्हाट? थर्मो वर्ड अगर आ जाए तो मतलब वो टेम्परेचर की बात कर रहा है। थर्मामीटर, थर्मो सब भी, जब भी थर्मामीटर आ जाए, थर्मो वर्ड आ जाए तो टेम्परेचर की बात कर रहा है। इट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि विच कलर कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट सिचुएटेड फॉर द अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट? तो भाई अम्ब्रेला का कलर कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए कि ऊपर से तो व्हाइट हो, ऊपर से तो व्हाइट हो, ताकि लाइट रे जब आए तो रिफ्लेक्ट करके चली जाए, वापस चली जाए। ठीक है। और अंदर से कैसा हो? अंदर से ब्लैक हो। तो ये कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, अंदर से ब्लैक हो और ऊपर से व्हाइट हो। ऐसा इसमें कोई ऑप्शन है कि व्हाइट ऑन द अपर एंड ब्लैक इन द इनर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो इसको काट के सही कर लीजिएगा, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ब्रास। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ब्रास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? तो ब्रास किसका कॉम्बिनेशन है? तो आपने ब्रॉन्ज एज तो सुना ही होगा भाइयों। ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज एज कब थी? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज बोलते हैं। उस समय हम लोगों को कॉपर प्लस टिन के बारे में पता था। जो इंसान थे उनको कॉपर और टीन के बारे में पता था। तो मतलब ब्रॉन्ज क्या होता है? कॉपर और टीन का कॉम्बिनेशन होता है। वही जब भी हमसे ब्रास बोले तो ब्रास होता है जिंक और कॉपर का कॉम्बिनेशन। मतलब कॉपर के साथ जब जिंक मिलता है तो ब्रास बनता है, और कॉपर के साथ जब टीन मिलता है तो ब्रॉन्ज बनता है। इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन भी चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स कार्बन? इनमें से किस में कार्बन है? तो कार्बन क्या, कार्बन के आइसोटोप्स के बारे में आपने सुना होगा, या फिर लिग्नाइट जो है, जो कि कोल है, तो लिग्नाइट के अंदर क्या होता है? कार्बन होता है। आपने सुना होगा एंथ्रेसाइट, बिट्यूमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये चार तरह के कोल होते हैं। तो कोल के अंदर क्या होता है? भर भर के कार्बन होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिग्नाइट हो जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ लाइमस्टोन? लाइमस्टोन का केमिकल नेम क्या है? तो लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। CaCO3 लाइमस्टोन होता है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 लाइमस्टोन। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज हाईएस्ट परसेंटेज इन एटमॉस्फेयर? सबसे ज्यादा परसेंटेज में कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, उसके बाद ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, उसके बाद कौन सी हमारी ऑक्सीजन गैस है जो कि 21% है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इजीली सॉल्यूबल इन वाटर, सबसे ज्यादा आसानी से कौन वाटर में सॉल्यूबल हो सकता है? तो सबसे ज्यादा आसानी से वाटर में अमोनिया सॉल्व हो सकता है हमारा। ठीक है, डिजोल्व हो सकता है। तो इसलिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमोनिया हो जाएगा। अमोनिया सबसे ज्यादा पानी में आसानी से डिजोल्व हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ विटामिन डी? विटामिन डी का सोर्स क्या है? तो विटामिन डी, डी बोले तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, सनलाइट, सनलाइट। ठीक है, विटामिन डी मतलब बोले तो सनरेज। और याद रखिएगा सनलाइट में भी कौन सी लाइट होनी चाहिए? अल्ट्रा वायलेंट, अल्ट्रा वायलेंट, यूवी रेज होनी चाहिए। अब बोलो भैया यूवी रेज तो बहुत हमारे लिए हानिकारक होती है। तो यूवी रेज के कुछ पार्ट्स होते हैं। यूवी रेज भी तीन तरह की होती है, ए बी सी। तो उसमें से कुछ, जो ये बी वाला जो पार्ट है, अल्ट्रा वायलेंट का बी वाला पार्ट, ये हमारे लिए क्या होता है? बहुत फायदेमंद होता है, जो हमारी बॉडी में विटामिन डी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो यहाँ दे भी रखा है कि सन की अल्ट्रा वायलेंट बी रेज हिट कोलेस्ट्रॉल इन द स्किन सेल। ये कोलेस्ट्रॉल को हिट करती है स्किन सेल में, तो जिससे क्या बनती है? एनर्जी बनती है, एनर्जी देते हैं, और जिससे क्या बनता है? विटामिन डी सिंथेसाइज हो जाता है। तो याद रखने वाली बात है सिंपल सी, यूवी रेस का कौन सा पार्ट? यूवी रेस का बी पार्ट। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेस को हम डिवाइड करते हैं ए बी सी में, तो बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है एड्स किसकी वजह से होता है? तो एड्स जो है वायरस होता है। तो इसकी फुल फॉर्म जो है, उसकी फुल फॉर्म से ही आपको याद हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम।
ठीक है, और HIV वायरस से होता है ये ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो एड्स, इतना याद रखिएगा, एड्स किसकी वजह से होता है, तो एड्स होता है HIV वायरस की वजह से। HIV वायरस, बचपन से सुन रहे हैं HIV वायरस, इसका मतलब एड्स क्या है, एड्स किसकी वजह से होता है, एड्स वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, इंसुलिन क्या है, व्हाट इज इंसुलिन, इंसुलिन किस क्या है, तो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है पेनक्रियाज, जो कि डायबिटीज पेशेंट्स के मतलब डायबिटीज होने से रोकता है हमारे। तो इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है, जिसको कौन रिलीज करता है, पेनक्रियाज रिलीज करता है। आगे कह रहा है कि अगले नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, ये कह रहा है ब्रेन डिसीज आर डायग्नोज्ड बाय, ब्रेन डिसीज को अगर ठीक करना है तो ब्रेन डिसीज के लिए हम क्या करते हैं, EEG करते हैं। याद रखिएगा ECG जो करते हैं, सी फॉर कार्डियो, तो कार्डियो बोले तो हार्ट के लिए करते हैं, और EEG बोले हमसे तो याद रखना इसे किसके लिए करते हैं, ब्रेन के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसान का ब्लड प्रेशर कितना होता है एवरेज, तो 80 से 120 हमारा इंसान का ब्लड प्रेशर होता है, 80 से 120 होता है, तो 120 से 80। अगला कह रहा है हमसे कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल का मेन फंक्शन क्या होता है, तो आप जानते हैं कि रेड ब्लड सेल जो होता है RBC, रेड ब्लड सेल, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन की मदद से। वहीं जो व्हाइट ब्लड सेल होता है, व्हाइट ब्लड सेल इसमें हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, हमें लड़ाई करता है, किससे, वायरस से लड़ता है, बैक्टीरिया से लड़ता है, तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि कंप्यूटर वायरस का क्या मतलब है, आप जो कंप्यूटर वायरस करते रहते हैं, वायरस वायरस वायरस, तो कंप्यूटर वायरस का क्या मतलब है, तो इट इज अ मेनोमस प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम बनाया गया है जो हमारे कंप्यूटर को क्या करता है, इफेक्ट डालता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर वायरस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, ये कह रहा था नेम ऑफ द इंडिजिनस टैंक, इंडिया का एक टैंक है, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है अर्जुन। सिंपल है, अर्जुन तो आप बहुत बार सुनते ही होंगे, अर्जुन टैंक, अर्जुन टैंक, तो अर्जुन टैंक इंडिया का टैंक है, DRDO ने इसे बनाया था। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि क्रायोजेनिक इंजन किसके लिए इस्तेमाल में हो, देखो भाई एक बात आपको बताता हूँ, जहां पे भी आपको क्रायोजेनिक वर्ड दिखाई दे जाए ना, इस साल भी PCS में ये वाला वर्ड दिख रहा था, क्रायोजेनिक, तो जब भी आपको क्रायोजेनिक वर्ड दिखाई दे तो मत समझ जाना आइस से बात कर रहा हो, ठंडी चीज से बात कर रहा है, ठंडी 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 चीज। और ठंडा कहाँ रहता है, ठंडा स्पेस रहता है, तो स्पेस शटल्स में क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है, स्पेस शटल्स में। आगे चलते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हैवी वाटर, हैवी वाटर क्या है, तो हैवी वाटर एक मॉडरेटर है, हैवी वाटर एक मॉडरेटर है, जो हमारा किसमें इस्तेमाल होता है, हैवी वाटर और ड्यूट्रियम, ये हमारे इस्तेमाल होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, ये किसमें इस्तेमाल होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल होता है। इसका काम ये होता है कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ना भाई, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको स्लो डाउन करना इसका काम होता है, जो फिजन रिएक्शन के दौरान। अच्छा आपको ये तो पता ही होगा, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है फिजन और फ्यूजन में, ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन ही रहता है फिजन और फ्यूजन में। फ्यूज मतलब फ्यूज करते हैं ना, दो चीजों को फ्यूज कर दिया मतलब जोड़ना, एक को दूसरे के साथ जोड़ देना, एक को दूसरे के साथ जोड़ देना क्या कहलाता है, फ्यूजन कहलाता है। तो जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ता है तो हीलियम बनता है, इसको हम हीलियम बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ के हीलियम बनता है, फ्यूजन बोलते हैं। फ्यूजन माने होता है टूटना, तो जो हमारा यूरेनियम टूटता है न्यूक्लियर रिएक्टर में उसको बोलते हैं फिजन। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर का, तो करंट अफेयर हमें नहीं करनी है, करंट अफेयर वाले सेक्शन को छोड़ते हैं, आगे आते हैं मिसलिनियस वाले पार्ट पर। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड ऑन हाईएस्ट प्लेस, सबसे ऊंचाई पर क्या सिचुएटेड है, तो सबसे ऊंचाई पर सिचुएटेड है लाशा, ठीक है, कैपिटल ऑफ तिब्बत, तिब्बत की कैपिटल लाशा, लाशा विच इज द कैपिटल ऑफ तिब्बत, ये सबसे ज्यादा ऊंचाई पर सिचुएटेड है। अगला क्वेश्चन है हेलसिंकी, हेलसिंकी किसकी कैपिटल है, तो हेलसिंकी जो है फिनलैंड की कैपिटल है, कैपिटल भाई याद कर लो, अपनी नोट्स जब बना रहे हो तो वहां लिख लो कि मुझे कैपिटल रटनी है सारी, तो कैपिटल रट लो सारी, ठीक है। तो फिनलैंड जो है कैपिटल है हेलसिंकी की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ मुंबई टू गोरखपुर रेलवे रूट, सबसे छोटा रूट जो है मुंबई से, अगर मेरे को गोरखपुर जाना है, मुंबई से गोरखपुर जाना है, तो सबसे छोटा रूट कौन सा होगा, जो ऐसे सीधा चला जाएगा वही सबसे छोटा होगा, जो इलाहाबाद से होके जाता होगा। इलाहाबाद कहाँ पड़ता है, यहाँ बीच में इलाहाबाद पड़ता है। अगला क्वेश्चन है हमसे कह रहा है कि जुरासिक पार्क, जुरासिक पार्क ये क्या है, क्या है जुरासिक पार्क, क्या एक ब्यूटीफुल पार्क है USA में, या एक नोबल है, या टेक्नोलॉजी मूवी है, तो एक समय मूवी आई होगी, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसे छोड़ दो, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, काट दो, आगे बढ़ो। अगला हमसे कह रहा है कि उल्फा 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 टेररिस्ट इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट, उल्फा टेररिस्ट किस स्टेट से संबंधित है, आसाम से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, कश्मीर से। तो उल्फा का नाम आपने सुना होगा, आसाम में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम इसको बोलते हैं, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, तो उल्फा उल्फा इज रिलेटेड टू आसाम। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द ऑथर ऑफ मालगुडी, मालगुडी डेज के ऑथर कौन है, तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको काटें और आगे बढ़ें, हमसे नहीं पूछेगा अभी क्वेश्चन। हाँ ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर यहाँ पर इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा अपने किताब में, कॉपी में, कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी किस साल आई थी, तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी हमारी 1983 में, तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 में आई थी। इसका उद्देश्य क्या था, टू अचीव द गोल ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ केयर,
सबको यूनिवर्सल हेल्थ केयर देना ही इसका एकमात्र गोल था। कब आई थी? 1983 में। 1983 दिमाग में अपने में कम से कम 4 बार बोले 1983, 4 बार बोलेंगे तो रट जाएगा। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983। ऐसे ही नेशनल चाइल्ड फंड ये कब बनाया गया था? ये 1979 में बनाया गया था। 1979 में बनाया गया था नेशनल चाइल्ड फंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द मेन सेंटर ऑफ ईसीएम। ईसीएम का मेन सेंटर कहाँ पे है और ईसीएम का मेन सेंटर क्या है? पहले तो समझो ईसीएम की फुल फॉर्म क्या है। यूरोपियन सिटीज मार्केटिंग। जो यूरोप की सिटीज में जो मार्केटिंग वगैरह है उसको जो रेगुलेट करता है, जो कि एक एनजीओ है जो देखता है कि कंपटीशन बड़े अच्छे तरीके से हो, ये कहाँ पर है? तो ये पेरिस में है। तो ईसीएम पेरिस में, ईसीएम पेरिस में। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, लास्ट ईयर भी आया था। जाकिर हुसैन साहब क्या बजाते थे? तबला बजाते थे। हरि प्रसाद, मैंने लास्ट वाले में भी ट्रिक बताई थी। हरि बोले तो कृष्णा, कृष्णा क्या बजाते हैं? कृष्णा बांसुरी बजाते हैं तो फ्लूट। ठीक है, कृष्णा बांसुरी बजाते हैं तो फ्लूट। बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह सहनाइयां। सहनाई बहुत बार आपने सुना होगा, सहनाई सहनाई, इसमें ऑप्शन दे रखा है, सहनाई नहीं दे रखा। ठीक है, तो यही गलत हो गया हमारा। देखा जाए तो क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। हाँ, करेक्टली मैच पूछ रहा है, तो हरि प्रसाद चौरसिया यही सही है, फ्लूट बजाते थे। जाकिर हुसैन हमारे क्या बजाते थे? तबला बजाते थे। वीणा दे रखा है, गलत दे रखा है। अल्लाह रखा, अल्लाह रखा क्या बजाते थे? तबला बजाते थे, तो ये भी गलत है। बिस्मिल्लाह खान सहनाई बजाते थे, तो ये भी गलत है। 115 वाला सवाल हो गया। अगले सवाल पे आते हैं। साइंस डे, साइंस डे आप लोग जानते होंगे कि सीवी रमन ने 28 फरवरी 1928, सीवी रमन ने 28 फरवरी 1928 को रमन इफेक्ट की खोज करी थी। रमन इफेक्ट की, रमन इफेक्ट की खोज करी थी सीवी रमन ने। कब करी थी? ये तारीख याद रखेगा, 28 है। इसमें भी 28, इसमें भी 28, दोनों में 28 है। तो 28 फरवरी 1928 को तो साइंस डे बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि रमन इफेक्ट आया था 28 फरवरी को। सिंपल है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गेट्स बेनिफिटेड मैक्सिमम फ्रॉम द सरदार सरोवर डैम। तो सरदार सरोवर डैम का सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा? तो आपको पता होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी सरदार सरोवर डैम के पास ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो किसको फायदा मिल रहा है? गुजरात को मिलेगा, क्योंकि गुजरात में ही वो है। तो वहां से आप ट्रिक लगा के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। महात्मा गांधी ब्रिज कहाँ लोकेटेड है? इज लोकेटेड इन विच स्टेट? महात्मा गांधी ब्रिज, तो महात्मा गांधी ब्रिज है बिहार में। आप रट लो, इसको गंगा सेतु भी बोलते हैं। महात्मा गांधी ब्रिज को गंगा सेतु, ये गंगा रिवर के ऊपर है बिहार में। ये कनेक्ट कर रहा है पटना को इन द साउथ ऑफ हाजीपुर इन द नॉर्थ। पटना के साउथ को हाजीपुर के नॉर्थ से कनेक्ट कर रहा है। लीनिंग टावर ऑफ पेरिस, लीनिंग टावर ऑफ पेरिस, सॉरी लीनिंग टावर ऑफ पीसा। लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ लोकेटेड है? तो लीनिंग टावर ऑफ पीसा हमारा इटली में लोकेटेड है। ये किताबों में भी दिया, कॉपियों के ऊपर भी बहुत ज्यादा दिया जाता है। ये वाला लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ये इटली में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। भाई ब्लैक बोर्ड किस लिए होता है? ब्लैक बोर्ड पढ़ाई से रिलेटेड होता है, तो इसलिए चाइल्ड एजुकेशन के लिए है ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ये हमारा 1993 का पेपर पूरा खत्म हो गया। आप अगर इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, टेस्ट की प्रैक्टिस, तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक मैंने लिंक दे रखी है, उस लिंक पे क्लिक करें और वहां से टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करें। हर पेपर को टेस्ट के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, बढ़ते रहिए आगे। थैंक यू, जय हिंद।